ठीक है, तो आज हम लोग हमने कल कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंप्लीट किया था और हम टेलीस्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे। टेलीस्कोप टेलीस्कोप दो तरह के होते हैं, एक रिफ्रैक्टिंग टाइप होता है, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, और दूसरा होता है हमारे पास रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ठीक है, तो एक तो हमें पढ़ना है कि रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जो होगा वो कैसे वर्क करता है, और पहले हम रिफ्रैक्टिंग टाइप को डिस्कस करेंगे और फिर हम रिफ्लेक्टिंग टाइप को डिस्कस करेंगे। रिफ्रैक्टिंग जैसे कि नाम से बोल रहा है जो रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है, और रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है इसका मतलब वो लेंसेज यूज करेगा। तो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कौन से वाला, रिफ्रैक्टिंग टाइप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टाइप एस्ट्रोनॉमिकल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ओके, तो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। तो रिफ्रैक्टिंग टाइप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है, इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेज। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेज, ये भी दो लेंसेज का बना होता है, और उसके अंदर बस ये है कि जो आपका ऑब्जेक्ट की तरफ लेंस होता है, जिसे हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, वो बड़ा होता है यहाँ पे अपर्चर में, जबकि आपको याद होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये वाला लेंस छोटा होता था जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता था, ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये आप बनाकर ये प्रिंसिपल एक्सिस दिखा दो। अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या करेगा, बहुत दूर जैसे कोई स्टार या कोई प्लैनेट है उसकी रेस को हमारे सामने फोकस करके एक जगह पर इमेज बनाएगा। तो क्योंकि वो रेज अर्थ से भी बाहर से आ रही है, बहुत दूर से आ रही है, तो वो रेज हम ऑलमोस्ट पैरेलल मानेंगे, बिकॉज दीज रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी से आ रही है रेज, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये रेज अगर इन्फिनिटी से आ रही हैं तो हम इनको पैरेलल रेज की फॉर्म में दिखाएंगे। अच्छा, एक बात बताओ, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा हो तो इमेज कहाँ बनती है? वेयर इज द इमेज फॉर्म? फोकस पे। फोकस पे, गुड। तो यानी कि जहां पे भी ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस होगा वहां पर आपके पास इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक इमेज फॉर्म हो जाएगी ऐसे, ये थोड़ा मुड़ा हुआ ना लगे बस देखने में। तो यहाँ पे एक रियल इन्वर्टेड इमेज, जो बहुत दूर दराज में कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, एक रियल इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर बन गई है किसी स्टार या प्लैनेट की। और उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे पास एक और लेंस होगा, और उस लेंस को हम लोग बोलेंगे आई पीस लेंस। ये हमारे पास एक और लेंस है, इसको हम बोल रहे हैं आई पीस लेंस। और ये आई पीस लेंस जो होगा आपके पास, इसका इस तरीके से होगा कि ये जो इमेज बनी है, ये जो इमेज बनी है बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इमेज विल एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस लेंस। मान लो ये आपके पास आईपीस लेंस का जो फोकस है वो यहाँ है कहीं। अच्छा, आपने क्या कहा था कि अगर रेज इन्फिनिटी से आ रही हो तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी। तो यानी कि ये जो पॉइंट है इसको मैं फोकस बोल रहा हूँ, किसका? ऑब्जेक्टिव लेंस का। बिल्कुल ठीक बोला कि अगर रेज इन्फिनिटी से आ रही हो तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे बनती है। तो आप देख सकते हो वो एफओ पे बन रही है। एफओ मींस द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। अब जहां ये इमेज बन रही है ये लाई कर रहा है आईपीस लेंस का, मान लो ये ई ऑप्टिकल सेंटर है और ये एफ ई, उतनी दूरी पर यहाँ पे भी आपको एफ ई दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं, यहाँ कहीं लाई करेगा एफ ई इसका, और ये प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा प्रोड्यूस कर दो। तो ठीक है, तो रेज इन्फिनिटी से आई, वो यहाँ पर फोकस पे उन्होंने इमेज बनाया, और ये जो इमेज बन रही है इस इमेज का कुछ नाम रख देते हैं हम लोग। लेट्स से द इमेज इज आई आई डैश। जिस पॉइंट को आप एफ ओ कह रहे हो दैट इज ऑल्सो आई, एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज आई डैश। आई डैश इज द पॉइंट। ओके, नाउ द रेज यहाँ पे आपके पास जो पैरेलल आएगी वो ऐसे जाएगी, तो यहाँ से ये फोकस से निकलेगी, फोकस से निकलेगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर जाती है वो तो सीधी निकल जाएगी। अब ये दोनों रेज आपको इंटरसेक्ट करती हुई नजर नहीं आ रही होंगी, बट इफ यू प्रोड्यूस देम इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इफ यू प्रोड्यूस देम इन बैकवर्ड डायरेक्शन, अगर आप इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करो
सो द फाइनल इमेज विल बी फॉर्म समवेयर हियर, जैसे कि दिखाएं यहाँ पे फाइनल इमेज बन जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा डॉटेड में दिखा दो, ओके लाइक दिस, इस तरीके से। तो ये हमारी इमेज यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर, दिस इज द फाइनल इमेज, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल इमेज यहाँ पे बन गई है। तो लेट्स से द नेम ऑफ दिस इमेज इज I1 डैश, ओके। तो काम कुछ कुछ वैसा ही है। ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर पड़ा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर पड़ा हुआ है, और ये मान लो हमारी आंखों पे जो एंगल डाल रहा है वो एंगल, आप कहोगे सर आंख तो यहाँ पे होगी, आई पीस लेंस के पास होगी, यहाँ पे कहीं आई होगी। तो जो फाइनल एंगल, ये फाइनल इमेज आपकी, ये फाइनल इमेज का नाम है I1 डैश। जो ये एंगल बनाता है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं बीटा, इसको क्या बोलते हैं, बीटा। और जो ऑब्जेक्ट बनाता है, मैं कह रहा हूँ अगर ये ऑब्जेक्ट की रेस इधर ना पड़कर इधर भी पड़ रही होती तो भी वो उतना ही एंगल डालती, क्योंकि वो इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर है हमसे। तो हाँ, तो ऑब्जेक्टिव लेंस ने इमेज बनाई I डैश पर, और फाइनली उसकी एक और इमेज बना दी I1 डैश ने। तो जो फाइनल इमेज एंगल डालती है उसको हम क्या बोलते हैं, बीटा, और जो ऑब्जेक्ट एंगल डाल रहा होता है वो हम लोग बोलते हैं अल्फा। अच्छा, इफ दिस एंगल इज अल्फा, कैन एनीवन टेल मी दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एंगल? इफ दिस एंगल इज अल्फा, अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल कितना, अल्फा ही होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की वजह से वो भी एंगल अल्फा ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ी सी एक बात क्लियर कर दूं। वैसे तो एक टॉपिक हमारे सिलेबस से हटा दिया गया, रिजॉल्विंग पावर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये ऑब्जेक्टिव लेंस जो है इसको बड़ा रखने का एक पर्पस तो ये होता है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर बढ़ाना। मतलब अगर दो स्टार्स बहुत पास पास दिख रहे हैं, है नहीं वो पास पास लेकिन दिख रहे हैं क्योंकि हमसे बहुत दूर हैं, तो उनको बिल्कुल साफ साफ उनकी इमेजेस को अलग अलग बना के रिजॉल्व करना, मतलब अलग अलग करके दिखाने की जो उसकी एबिलिटी है, सेपरेट सेपरेट अलग अलग इमेज बनाने की जो उसकी एबिलिटी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी रिजॉल्विंग पावर बोलते हैं। तो रिजॉल्विंग पावर भले ही सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस का जो डायमीटर है वो ज्यादा इसलिए रखा जाता है सो दैट उसकी जो इमेज बनेंगी उसकी रिजॉल्विंग अच्छी हो, मतलब रिजोल्यूशन अच्छा हो। और दूसरी चीज जो आप लोग अभी, रिजॉल्विंग पावर भी अगर आपको नहीं पता तो आप ये समझ सकते हो कि जो हम इमेज बना रहे हैं वो कोई हमारी अर्थ से भी बाहर, कोई बहुत दूर दराज में कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है वहां, और उस चीज की इमेज बना रहे हैं। तो अगर हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होगा तो उससे क्या होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा लाइट रेज को गैदर करेगा, कलेक्ट करेगा टू फॉर्म द इमेज, और उससे हमारी इमेज ब्राइट बनेगी। तो पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई द ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है इसका, उसको बड़ा क्यों रखा जाता है, उसका अपर्चर ज्यादा क्यों रखा जाता है? तो उसका आप आंसर यही लिखोगे, इट्स अपर्चर इज मेड वेरी लार्ज सो दैट इट कैन कलेक्ट मोर एंड मोर नंबर ऑफ रेज टू फॉर्म द इमेज, एंड इफ इट विल कलेक्ट मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा लाइट को कलेक्ट करेगा, गैदर करेगा, तो उससे उतनी अच्छी ब्राइट इमेज बनेगी, दैट विल बी मोर यूजफुल टू चेक द डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट की डिटेल्स को अच्छे से दिखने में हमारी हेल्प करेगा। तो ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों बड़ा रखा गया है? जिससे कि उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा रेज गिरे और ज्यादा से ज्यादा रेज की मदद से इमेज फॉर्म हो। हम भले ही दो रेज से इमेज बना के दिखा देते हैं, बट हम एक्चुअली में जानना, हमें पता होना चाहिए कि बहुत सारी रेज मिलकर इमेज बनाती है, और अगर बहुत बड़ा लेंस होगा तो ज्यादा से ज्यादा रेज ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर गिरेंगी और अच्छी इमेज, ब्राइट इमेज बनाएंगी, ठीक है। अब हम लोगों को इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है। अगेन द फॉर्मूला फॉर द मैग्नीफाइंग पावर इज व्हाट, बीटा अपॉन अल्फा, एंड इफ द लेंसेज आर नॉट सो बिग, और एंगल हम लोग छोटे ही लेते हैं आमतौर पे, तो टेंजेंट बीटा अपॉन टेंजेंट अल्फा लिख सकते हैं। ओके, नाउ फ्रॉम दिस ट्राइंगल कैन यू टेल मी, आई एम शेडिंग दिस ट्राइंगल विद द येलो कलर, कैन एनीवन टेल मी दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेंजेंट बीटा फ्रॉम दिस येलो कलर ट्राइंगल? एनीवन? EI, हाँ आई जो भी है अपोलो, तो यस इट इज करेक्ट दैट इट विल बी II डैश डिवाइडेड बाय EI. Okay. Now from this neighboring triangle, अगर मैं A वाला triangle लूं, can you tell me that what will be the value of tangent alpha? What will be the value of tangent alpha from this? हाँ, एक सेकेंड रुको। हाँ, अब बोलो क्या कह रहे हो, क्या होगी? II डैश अपॉन, अच्छा मैंने इसको कुछ नाम नहीं दिया, दिस पॉइंट इज C, दोबारा बताओ, II डैश डिवाइड बाय, हाँ इसको C बोलेंगे, C IC, हाँ ठीक है। तो ओके, सो दिस विल बी
ये क्यों उधर आ गया है? तो क्या बोला आपने? आई आई डैश अपॉन सी आई। अच्छा, जस्ट टेल मी, आई पॉइंट किस पॉइंट के साथ कोइंसाइड कर रहा है? टू पॉइंट्स आर द सेम एक्चुअली। एफ ओ, तो वी कैन ऑल्सो राइट सी एफ ओ। Something is being cancelled, that is ii dash upon ii dash, and you will get CFO divided by EI. Okay, CFO क्या है? CFO special thing. CFO distance क्या है? VO भी कह सकते हो, बट यू कैन ऑल्सो से फोकल लेंथ। तुमने खुद बताया था मेरे को स्टार्टिंग में कि भाई जब रेज इन्फिनिटी से आ रही हो तो इमेज जो होती है वो फोकस पे बनती है, तो CFO कैन बी ट्रीटेड एज FO, ओके, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। एंड व्हाट अबाउट EI? आपको बताया था कि ये जो इमेज बनाई है ऑब्जेक्टिव लेंस ने, वो आईपीस लेंस की तरह किसकी के लिए क्या कैसा काम करती है? ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है। तो हम लोग इस चीज को क्या कह सकते हैं? U, और सबस्क्रिप्ट में लिख सकते हैं E मतलब आईपीस लेंस। तो यहाँ पे CFO की जगह आई एम राइटिंग FO पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है, और UE उल्टी तरफ है तो हम उसको लिख रहे हैं -UE। सो द मैग्नीफाइंग पावर कम्स आउट टू बी दिस। ओके, नाउ जस्ट टेल मी, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली बार भी लेंस इक्वेशन लगाकर दिखाई थी, हम जो बाय डेफिनेशन मानते हैं, स्टैंडर्ड डेफिनेशन की जो फाइनल इमेज बनती है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ लेंस इक्वेशन लगाएंगे आईपीस लेंस के ऊपर। आईपीस लेंस के ऊपर हम लेंस इक्वेशन को लगाएंगे। तो जस्ट हेल्प मी टू पुट अप्लाई लेंस इक्वेशन इन केस ऑफ आईपीस लेंस। ओके, आईपीस लेंस के लिए लेंस इक्वेशन लगाने में ये रहा आईपीस लेंस, और वो कैसे इमेज बना रहा है ये वाले पार्ट के ऊपर आपको मुझे हेल्प करना है, सो दैट आई कैन अप्लाई लेंस इक्वेशन। ठीक है, ये फोकल लेंथ है लेंस की, आईपीस लेंस की। लेंस इक्वेशन लगानी है आपको, लेंस इक्वेशन लगानी है किसके ऊपर? ऑन आईपीस लेंस। फटाफट बताओ, व्हाट इज लेंस इक्वेशन? 1/v minus f. Okay, what is the image distance for this eyepiece lens? D, and I am taking it as -d. Okay, -d. And what is U? And what is F? The focal length plus FE. The focal length is FE. Okay. So on putting this, what we will get? ये चल रहा है ना? Minus this and minus plus UE is equal to 1/FE. So यहाँ से आपके पास थोड़ा सॉल्व करो तो यहाँ से 1/UE कितना आ रहा है? 1/FE प्लस हो जाएगा उधर जाके 1/D, और यहाँ पे जो 1/D ये जो वैल्यू आएगी आपके पास 1/UE, इसमें से ना एक काम करो, 1/D कॉमन ले लो तो आपके पास क्या रहेगा अंदर, या फिर एक काम करते हैं 1/FE कॉमन लेते हैं इस बार, तो अंदर क्या रह जाएगा? 1 + FE/D। अब यहाँ पे स्टॉप कर दो। अब वापस से मैग्नीफाइंग पावर जो टेंजेंट बीटा बाय टेंजेंट अल्फा या बीटा बाय अल्फा करके आई थी, उसमें जो मैग्नीफाइंग पावर आई है वो आई है FO, माइनस में तो हो ही गया, प्लस माइनस माइनस, और ये UE में अलग से लिख रहा हूँ। अभी अभी मैंने आपके सामने 1/UE की वैल्यू ये निकाली है, वो उठा के आपको यहाँ पे पुट कर देनी है, जो मैग्नीफाइंग पावर का वैल्यू आया उसके अंदर इसको पुट कर देना है। सो व्हाट यू विल डू, दैट इज माइनस ऑफ FO इंटू 1/FE इंटू 1 + FE/D. So the answer will be -FO/FE into 1 + FE/D. So this is the formula for the magnifying power of a refracting type astronomical telescope when the final image is formed at LDDV, least distance of distinct vision पे जब फाइनल इमेज बनती है, फाइनल इमेज जब LDDV वाली सेटिंग होगी, मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी कि 25 सेंटीमीटर पे जब बनती है फाइनल इमेज, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। ओके, तो दिस इज द सिचुएशन। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया था जिससे मैंने बोला था दिस इज ऑफ दिस क्लास 10, हाँ यहाँ, इफ यू रिमेंबर, एक मैंने आपको नॉर्मल एडजस्टमेंट और रिलैक्स्ड आई एडजस्टमेंट भी बोलते हैं इसको बोलते हैं। तो रिलैक्स्ड आई एडजस्टमेंट में फाइनल इमेज कहाँ बनवाते हैं हम लोग?
इन्फिनिटी पे बनवाकर हमें एक फायदा होता है, एक नुकसान होता है। बताओ क्या फायदा होता है और क्या नुकसान होता है? हम्म। हाँ, तो आंखों को रिलैक्स करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैग्निफिकेशन के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मतलब कम, ऐसा नहीं कि छोटी इमेज बनेगी ठीक बनेगी, लेकिन यह कि उतनी मैग्निफिकेशन नहीं मिलेगी जितनी डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन बनेगी। तो अच्छा एक बात बताओ, व्हाट आई हैव टू डू सो दैट द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी एंड द रेज कम्स टू द आईज पैरेलल। क्या करूं मैं ऐसा कि मैं फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनवा दूं? कैसे, किस चीज को इधर उधर खिसकाऊं या एडजस्ट करूं? व्हाट कुड बी डन? ये आईपीस लेंस को आप अगर थोड़ा सा राइट में खिसकाएंगे तो जो उसका फोकस है वो भी राइट में खिसकेगा। तो ऐसे करना है कि एफओ एफई के साथ कंबाइन हो जाए, एफओ एफई के साथ क्या कर जाए, कंबाइन हो जाए। तो एफओ को एफई के साथ कंबाइन करना है हमको। तो ये रहा हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। और जो मेरा दूसरा लेंस है वो मैं अभी खिसकाऊंगा, अभी बताता हूँ कैसे। जैसे मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है एंड द रेज आर कमिंग लाइक दिस and the final image is formed over here. Obviously कहाँ बनेंगी इमेज? फोकस पे, क्योंकि रेज कहाँ से आ रही है? पैरेलल इन्फिनिटी से आ रही है। अब जो आपका आईपीस लेंस है वो भी आपने ऐसे रखा हुआ है, वो भी आपने ऐसे रखा हुआ है आईपीस लेंस, कि जिस पॉइंट पर एफओ है वहां पे एफई भी है। एफओ एफई कोइंसाइड कर गए, एफओ एफई क्या हो गए, एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर गए, सो दैट आपकी जो यहाँ पे इमेज बनेगी एक तरीके से वो ये पैरेलल आ रही है। और यहाँ पे आप लोग एफ ई इधर दिखा दे, उतनी दूरी पर यहाँ पे दिखा दे कहीं सेम। तो अब क्या होगा कि ये जो रे है ये ऐसे गिरेगी। इस पॉइंट को मैंने आईपीस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है, ये सी जो है ऑब्जेक्टिव लेंस का, ये आईपीस लेंस है। और नाउ द रेज आर गोइंग पैरेलल। रेज जो है वो कैसे जा रही है? पैरेलल जा रही है, रेज पैरेलल जा रही है। They will not meet here and also here. So meet at infinity. So if you find out the formula, आप ना ये काम कर सकते हो, ये जो आपने अभी लेंस इक्वेशन लगाई थी, ये जो आपने लेंस इक्वेशन लगाई थी, बस वहाँ पे v की जगह आपको इन्फिनिटी रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी फाइनल इमेज आप इन्फिनिटी पे बन रही है। तो आप देखो कि आपका 1/UE सीधा 1/FE आ जाएगा, क्योंकि 1/infinity तो 0 हो जाएगा। या फिर आप इसी फॉर्मूले में रख दो, ज़्यादा बात है, इधर ही रख दो d की जगह इन्फिनिटी। तो हमारे पास जब यहाँ पे d इंफिनिटी हो जाएगा, यहाँ पे इंफिनिटी हो जाएगा, तो एफ ई बाई इंफिनिटी विल बिकम 0। तो द आंसर, द मैग्नीफाइंग पावर विल बी, क्या आएगी मैग्नीफाइंग पावर? बोलो एनीवन। अगर d की जगह इंफिनिटी रख दूंगा तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी आएगी? माइनस एफ ओ बाय एफ ई। सो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ओ बाय एफ ई। ओके, तो कीप इन माइंड कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में कम भले ही हो गई है। ओके, तो ये याद रखेंगे, माइनस एफ ओ बाई एफ ई। एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो आपका फॉर्मूला आया है एफ ओ बाई एफ ई, लेकिन इस फॉर्मूले को आप पीपो या पीओ बाय पीओ भी लिख सकते हैं। अब बताओ ये फॉर्मूला कहाँ से आया होगा? अभी तो एफ ओ बाई एफ ई था, अब ये पीई बाई पीओ माइनस में कैसे आ रहा है बताओ? एनीवन, एनी गेसेस? सोचो पी क्या है? तो सोच रहे हैं पावर ऑफ लेंस। हाँ, पावर ऑफ अ लेंस। तो हाउ द फॉर्मूला एफ ओ बाई एफ ई बिकम्स पीई अपॉन पीओ। हाँ, पावर एंड फोकल लेंथ आर रेसिप्रोकल ऑफ वन अनदर, so the formula has become PE upon PO. Okay, so this is the formula for magnifying power of the astronomical telescope during the normal adjustment. During the normal adjustment. अच्छा, एक चीज मैं जो लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपको मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा चाहिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, इस वाले माइक्रोस्कोप की, तो आपको ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कम रखनी चाहिए, आईपीस की फोकल लेंथ कम रखनी चाहिए, या दोनों की कम रखनी चाहिए मैग्नीफाइंग पावर को बढ़ाने के लिए? एनीवन? ये मैं इस समय जो फॉर्म शीट खोली हुई है, पेज खोला हुआ है, ये मैंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की पावर का फॉर्मूला खोला हुआ है आपके सामने, ये रहा। और यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट हमने डिराइव किया था, ये वाला कि कौन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली। तो इस फॉर्मूले को देखकर क्या लगता है कि फोकल लेंथ आईपीस और ऑब्जेक्टिव दोनों की कम रखनी चाहिए, या फिर दोनों की ज्यादा रखनी चाहिए, या एक की कम रखनी चाहिए, एक की ज्यादा रखनी चाहिए? एनीवन टू गेट द गुड मैग्नीफाइंग पावर?
ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर है? हेलो, दोनों की फोकल लेंथ कम रखोगे ना, अगर दोनों कम होगी, अगर दोनों एफओ भी कम होगा एफई भी कम होगा, तो ये क्योंकि उल्टे एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो मैग्नीफाइंग पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की क्या होगी? ज्यादा होगी। लेकिन अब मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा हूं किसमें, इसमें नॉर्मल एडजस्टमेंट जो भी फॉर्मूला है एफओ बाय एफई, तो मैग्नीफाइंग पावर का जो ये वाला फॉर्मूला है, इसको देखकर क्या लगता है कि ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज्यादा रखूं, आईपीस की ज्यादा रखूं, दोनों की ज्यादा रखूं, दोनों की कम रखूं, या एक की ज्यादा रखूं एक की कम, किसकी ज्यादा है किसकी कम, ऐसा कुछ जिससे कि मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा से ज्यादा आए? फोकल लेंथ की बात कर रहा हूं, अभी फिलहाल पावर की बात नहीं कर रहा हूं। क्या लगता है कि मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा कब आएगा? यस, एफओ ज्यादा हो, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा हो, और आईपीस लेंस की फोकल लेंथ क्या हो? कम हो, सो दैट वी कैन गेट द मैग्नीफाइंग पावर। हाँ, एपर्चर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव लेंस का एपर्चर भी बड़ा रखना पड़ता है, जिससे उसकी गैदरिंग पावर, लाइट को कलेक्ट करने की पावर ज्यादा हो, और साथ के साथ फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस शुड बी ग्रेटर एंड फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस लेंस शुड बी lesser to get the good value of magnifying power. Okay, so we have done with the refracting type telescope. Now let us come to reflecting type telescope. देखो, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप भी अगर आप कोई रेफरेंस बुक्स में या जो एक्स्ट्रा बुक्स होती हैं उसमें देखोगे तो आपको उसमें वो दो तरह के दिख जाएंगे, एक होता है कैसीग्रेनियन और एक होता है न्यूटोनियन। अभी एनसीईआरटी बुक में केवल कैसीग्रेनियन बना हुआ है, जबकि न्यूटोनियन ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है, लेकिन हम जो बना हुआ है उसी की बात करेंगे। तो नाउ विल डिस्कस रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। और मैं आपको बताऊं कि रियल लाइफ में या प्रैक्टिकली रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ज्यादा इस्तेमाल होते हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप से। क्यों, अभी बताऊंगा अभी कि रिफ्लेक्टिंग टाइप जो होता है वो ज्यादा अच्छा क्यों होता है एज कंपेयर टू रिफ्रैक्टिंग टाइप। ओके, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप क्या होता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को। इसमें रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड होगा। भले ही हमारे सिलेबस में से सेकंड टर्म के सिलेबस में से ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन वगैरह हटा हुआ है, लेकिन ये मानकर चल रहे हैं कि आपको कुछ बेसिक्स क्लास 10th के पता है, इसलिए हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो हटा जरूर है, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल हट गया कि रिफ्लेक्शन आपको पता ही नहीं, कॉनकेव मिरर क्या होता है पता ही नहीं। तो ये हमारे पास एक कनकेव मिरर है, लेकिन इसके बीच में थोड़ा सा होल जैसा कुछ करना पड़ेगा। अच्छा बताओ, कनकेव मिरर की ये वाली साइड पेंटेड होती है और ये वाली साइड रिफ्लेक्टिंग होती है, या फिर बाहर वाली साइड से वो पेंटेड होता है और अंदर वाली साइड से रिफ्लेक्टिंग होता है? बोलो, कनकेव मिरर, हाँ जैसा बनाया अभी यहां से होता है। तो ये बड़ा सा हमारे पास एक कनकेव मिरर है, इसे ऑब्जेक्टिव मिरर कहेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट से सीधा आने वाली रेस। देखो वहां पे हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस को बड़ा बड़ा रख रहे थे, अब हम यहाँ पे जो हमारा प्राइमरी मिरर है, मेन मिरर है, जहाँ पे आगे रेस गिरेंगी, उसको हम जानबूझ के बड़ा बड़ा रख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पे हमने इसके ये तो हमारा कनकेव मिरर हो गया, लार्ज अपर्चर वाला कनकेव मिरर हो गया। लेकिन यहां पर हमारे पास एक सेकेंडरी मिरर है जो कॉन्वेक्स नेचर का है। जो कैसा है? कॉन्वेक्स नेचर का है। अब रेज इंफिनिटी से कहीं से आ रही होंगी, द रेज ऑफ लाइट आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, फ्रॉम कहीं कोई स्टार होगा, कुछ होगा, ये रेज आ रही है। फिर वही बात, कनकेव मिरर में भी अगर रेज इंफिनिटी से आ रही हो तो वो कहां पे आके मिलती हैं? बोलो, वेयर दे विल मीट। अगर रास्ते में ये थोड़ी देर के लिए मिरर गायब हो जाए रास्ते में, तो ये कहां पे मीट करती? अगर ये बीच में कनकेव मिरर ना आता है, कन्वेक्स मिरर ना आता, अगर ये मान लो थोड़ी देर के लिए सोचो कि ये जो मिरर है, एक मिनट, ये वाला मिरर, दिस, ये मिरर गायब हो गया। नाउ जस्ट टेल मी दैट वेयर दीज रेज विल मीट इफ द रेज आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी? दे विल मीट एट द फोकस ऑफ द कनकेव मिरर, है ना। दीज रेज विल मीट एट फोकस ऑफ द कनकेव मिरर like here, but as we know that we have a convex mirror over here, हमारे पास एक convex mirror आ जाता है उसके रास्ते में, तो ये रेज को मिलना था, मिली नहीं, तो वहां पे उसका वो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाएंगी, यहाँ पे वो उसका एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाएंगी। तो ये थोड़ा मैं डॉटेड दिखा देता हूँ। और ये मिरर कन्वेक्स मिरर जो रास्ते में आ गया, ये वापस से इन रेज को सेंड बैक करेगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए, और यहाँ कहीं ये रेज मीट हो जाएंगी। और यहां पर तो आपने देखा कि कनकेव मिरर ने फोकस पे रेज को भेजना था, लेकिन रास्ते में आ गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, उसने उन रेज को उल्टा भेज दिया, वापस भेज दिया। अब यहाँ पे एक और ट्यूब निकली होती है,
और आपको पता है कि ये रेज अब आगे बढ़ेंगी, ये वाली आगे बढ़ेगी और ये वाली ऐसे बढ़ेगी, ठीक है। अब रास्ते में एक हम लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस भी लगाते हैं, तो ये रिफ्लेक्टिंग टाइप है भले ही, क्योंकि यहाँ पे मेनली मिरर्स का इस्तेमाल हो, लेकिन थोड़ा बहुत उसका भी इस्तेमाल होता है, मिरर का, लेंसेज का भी। और ये ऐसे करके आ रही है रेज। ये जो बीच में आपको लेंस दिख रहा है ना, आई पीस लेंस, ये कौन सा लेंस है आपका? आई पीस लेंस, आई पीस लेंस, आई पीस लेंस। ये स्पेशली इस तरीके से रखा होता है कि यहां पर फोकस लाई करता है। अब एक बात बताओ, अगर इस पॉइंट पर कॉन्वेक्स लेंस का फोकस है, अगर इस पॉइंट पर, ध्यान से समझो कौन से पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है ना जहां पे ये रेज आके मीट कर रही हैं, दिस पॉइंट इज, दिस स्पेशल पॉइंट इज स्पेशली द फोकस ऑफ द आईपीस लेंस, एफई। तो अगर ये रेज एक तरीके से फोकस से आ रही है तो कैसे निकलेंगी? अब ये इस लेंस में से कैसे निकलेंगी? कैसे निकलेंगी? पैरेलल निकलेंगी। तो ये रेज अब इसमें से पैरेलल निकलती हैं, और पैरेलल रेज आंखों पे थोड़ा कम जोर डालती हैं, आंखों पे, तो यहाँ पे आंख देखेगी इसको, उसके ऊपर थोड़ा कम स्ट्रेन पड़ेगा, तो ये रेज अब पैरेलल आंखों में एंटर कर रही हैं। तो यू कैन सी दैट इंस्टेड ऑफ यूजिंग द रिफ्रैक्शन टेक्नोलॉजी, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द कॉन्वेक्स लेंसेज की जगह हम लोग मेनली यहाँ पे मिरर का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्राइमरी कनकेव मिरर एंड सेकेंडरी कन्वेक्स मिरर। एंड दिस टाइप ऑफ टेलीस्कोप वाज मेड बाय कैसीग्रेन, तो कैसीग्रेनियन भी बोलते हैं हम लोग, कैसीग्रेन। तो कैसीग्रेन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार और आता है दैट हाउ द रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, हाउ द रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इज मोर यूजफुल देन रिफ्रैक्टिंग टाइप, या व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप एज कंपेयर टू दिस रिफ्रैक्टिंग टाइप। इसका पेपर में ज्यादातर डायग्राम ही बनाना आता है एंड नथिंग एल्स आर गिवन इन एनसीईआरटी बुक, बट देयर इज वन मेन थिंग दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द एडवांटेजेस जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के पास होती हैं और वो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के पास नहीं होती हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में होती है, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में नहीं होती है। तो मैं आपको अभी ये बताऊं उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें, एक दो बातें क्लियर करूंगा। कोई बच्चा मुझे लेंस मेकर फॉर्मूला बताएगा? व्हाट इज लेंस मेकर फॉर्मूला? लेंस मेकर फॉर्मूला, यस, लेंस मेकर फॉर्मूला। इफ दिस इज अ लेंस, लेंस का लेंस मेकर फॉर्मूला पता है आपको? 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1 1/, what is these r1 and r2? What is this n1, r1 and r2? Yes, these are the radius of curvature of these faces. इस वाले फेस का radius of curvature r1 है और इस वाले फेस का radius of curvature r2. Good. Okay, now one more thing that I want to ask you. There is one more important relationship that is known as Cauchy relationship that says that the refractive index of the light is inversely proportional to wavelength. जो refractive index होता है लाइट का, वो उसकी wavelength के क्या होता है? inversely proportional होता है। refractive index n is inversely proportional to wavelength. अब मुझे एक बात बताओ, रेड और वायलेट में से किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है? रेड कलर की लाइट की। So nr is inversely proportional to lambda r and nv is inversely proportional to where is the blue color? चलो कोई नहीं, बना देते हैं। So nv is inversely proportional to lambda v. तुमने सही बताया मुझे कि सर रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है और वायलेट की वेवलेंथ कम होती है। तो इनमें से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n कौन सी लाइट के लिए ज्यादा होगा? वायलेट की लाइट के लिए ज्यादा होगा कि रेड लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा? वायलेट की वेवलेंथ है कम, रेड की वेवलेंथ है ज्यादा। एनीवन? सोच के बताओ दोबारा। रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, ज्यादा होगा। गुड। तो वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया। एक काम और किया जा सकता है चीजों को सिंपल बनाने के लिए, मैं यहाँ पे इक्वल टू की जगह इनवर्सली या प्रोपोर्शनल लगा दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं n की जगह यहाँ पे 1/λ लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए चीजें आसान हो जाएंगी, हमें इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं देखना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, तुमने कहा कि सर रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो रेड कलर की लाइट के लिए जो फोकल लेंथ होगी वो ज्यादा होगी कि कम होगी? फोकल लेंथ भी नीचे है और लैम्डा भी नीचे है, ये लैम्डा भी नीचे है और फोकल लेंथ भी नीचे है डिनोमिनेटर में। अगर लैम्डा ज्यादा होगा, आप कह रहे हो कि रेड कलर की लाइट का लैम्डा ज्यादा होता है, तो रेड कलर की लाइट के लिए फोकल लेंथ ज्यादा होगी कि कम होगी?
ज्यादा होगी। तो रेड कलर की लाइट के लिए फोकल लेंथ ज्यादा होती है और वायलेट कलर की लाइट के लिए फोकल लेंथ क्या होती है, कम होती है। अब मान लो कोई बच्चा है और उस बच्चे ने, अगर कोई शिवाजी हाउस वाला बच्चा खड़ा हो जाए, ये मान लो हमारे पास ये लेंस है और यहाँ पे एक बच्चा खड़ा हो जाए जिसके ने रेड कलर की शर्ट पहनी है और आप क्या कहोगे कि ब्लू कलर की उसकी, या डार्क ब्लू अभी मेरे पास दिख नहीं रहा इसमें, लेकिन चलो ऐसे कुछ पहन रखा है उसने, तो उस तरह का कोई बच्चा हो, तो जो रेज आएंगी, जो रेज ऑफ लाइट आएंगी रेड कलर की लाइट में से, वो आपको सोचना है वो कहाँ फोकस बनाएंगी। और आपने कहा कि सर रेड कलर की लाइट का वेवलेंथ ज्यादा है तो उसकी फोकल लेंथ भी ज्यादा होगी, और आपने कहा कि सर ब्लू या वायलेट वाले एंड की क्या है, आप कहोगे कि जो फोकल लेंथ है वो कुछ और है एक तरीके, उसकी उसकी वेवलेंथ कम है तो उसकी फोकल लेंथ भी कम होगी। तो लैम्डा वायलेट का कम होता है तो फोकल लेंथ भी कम होगी। तो आप जरा ध्यान से देखो कि जो फोकस होगा वो रेड कलर की लाइट के लिए कहीं यहाँ लाई करेगा, तो फोकस होगा वो रेड कलर की लाइट के लिए यहाँ पर होगा, रेड कलर की लाइट के लिए, और वायलेट कलर की लाइट के लिए जो फोकस होगा वो कुछ पहले होगा। तो अगर हम लोग किसी स्क्रीन के ऊपर या किसी फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर उस बच्चे की तस्वीर लेना चाहेंगे, तो अगर रेड कलर अच्छे से दिख रहा है, उसकी शर्ट बहुत अच्छे से दिख रही है शिवाजी हाउस वाले बच्चे की, तो उसका जो ट्राउजर होगा, जो उसका पैंट होगा, वो आपको अच्छे से नहीं दिखेगा, वो धुंधला दिखेगा, क्योंकि रेड कलर को फोकस करने जाओगे तो वायलेट कलर फोकस में नहीं आएगा, या वायलेट कलर को फोकस करने में जाओगे, शार्प इमेज लेने के लिए जाओगे तो रेड कलर फोकस पे नहीं आएगा। तो एक चीज फोकस में आएगी, एक चीज फोकस में नहीं आएगी, और उस वजह से कुछ पार्ट सही साफ दिखता है, कुछ पार्ट साफ नहीं दिखता है, या हो सकता है हमें दोनों के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। तो लेंसेज के साथ ये एक प्रॉब्लम होती है कि जब वो इमेज फॉर्म करते हैं कलरफुल ऑब्जेक्ट की, मतलब जिसमें एक से ज्यादा कलर हो, तो वो जो इमेज बनती है वो शार्प इमेज नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि लेंस के अंदर थोड़ा सा प्रिज्मेटिक एक्शन होता है, प्रिज्म जैसा एक्शन होता है, वो रेड और वायलेट को अलग जगह पर मिलाता है, तो वहां पे फोकस रेड कलर की लाइट का कहीं और होता है और वायलेट कलर की लाइट का फोकस कहीं और लाई करता है, तो इमेज शार्प नहीं बनती है, और इसकी वजह से वहां पे एक एरर आता है इमेज फॉर्मेशन में, जिसे बोलते हैं क्रोमैटिक एबरेशन। क्रोमैटिक शब्द तो आपने बहुत पहले भी सुना होगा। क्रोमैटिक मतलब, क्रोमैटिक मीन समथिंग रिलेटेड टू कलर। तो यहाँ पे कलर वाला एरर आता है इमेज फॉर्मेशन के दौरान, कलर वाला एरर आता है इमेज फॉर्मेशन के दौरान। तो हम कहते हैं इसको क्रोमैटिक एबरेशन का मतलब होता है एरर। एबरेशन शब्द का मतलब क्या होता है? एरर, की कलर वाला एरर आ रहा है इमेज फॉर्मेशन में। तो आपका जो ये इमेज होता है, बेसिकली जो इमेज जो इमेज बनता है लेंस के द्वारा, उसमें आपको एक कलर वाला एरर दिख सकता है, मतलब इमेज शार्प नहीं बनेगी, कोई एक कलर की और एक की सही बन जाए शायद, या दोनों की सही ना बने। लेकिन रिफ्लेक्टिंग टाइप में ये प्रॉब्लम वैसे ना के बराबर होगी, क्योंकि दो बार तो वो मेनली मिरर से ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, वहां पे दो बार लेंसेज से हो रहा है। यहाँ पे बस एक बार ठीक है, वो रेस को आप थोड़ा सा पैरेलल करना चाहते हो उसको, इसलिए आपने लगाया, लेकिन जनरली मेनली वहां पे मिरर से इस्तेमाल हो रहे हैं। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप में क्रोमैटिक एबरेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? क्रोमैटिक एबरेशन नहीं होगा। तो द इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप द्वारा जो इमेज बनेगी वो फ्री होगी, विल बी फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ क्रोमैटिक एबरेशन, किसी भी तरह के क्रोमैटिक एबरेशन से वो लगभग फ्री होगी, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। वहां पे प्रिज्म जैसा एक्शन थोड़ा ना दिखेगा कि रेड अलग जाएगा जगह पे, वायलेट अलग जगह जाएगा, रेड का फोकस अलग जगह होगा, वायलेट का अलग होगा। लेकिन रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में आपको क्रोमैटिक एबरेशन देखने को मिलेगा, मतलब इमेज में एरर फॉर्मेशन होगा, इमेज में उतनी शार्प इमेज या कुछ ना कुछ में एरर। एबरेशन शब्द का मतलब होता है एरर, और क्रोमैटिक मतलब कलर से रिलेटेड। एक और एरर होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? स्फेरिकल एरर। क्या बोलते हैं हम लोग? स्फेरिकल एरर। वो वैसे दोनों में होता है, स्फेरिकल एरर दोनों में होता है। आप लोगों को बता दूं कि मैंने जितने भी डेरिवेशंस की हैं वो माना है कि एपर्चर छोटे हैं, मिरर छोटे हैं, लेंसेज छोटे हैं, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि मिरर या लेंस बड़ा रखा करो। तो हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि अगर आपको ये जितने भी फॉर्मूलेज डिराइव कर रहे हैं या फोकस जो भी आप बना रहे हैं, आप ये मानकर चलते हो कि जो रेज हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पास है। देखो, एक रेज होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास होती है, और कुछ रेज ऐसी होती हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के दूर होती हैं। कुछ रेज ऐसी होती हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या होती हैं? दूर। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास रेज होती हैं, ये वाली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास होती हैं, ये वाली रेज, इन्हें हम बोलते हैं पैरेक्सियल रेज। क्या बोलते हैं? पैरेक्सियल रेज। ठीक है, पैरेक्सियल रेज। और जो रेज आप क्या कहोगे कि दूर होती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होती हैं, इन रेज को हम लोग क्या बोलते हैं कि कोने में, मार्जिन पे हैं, तो मार्जिनल रेज। ठीक है,
हमने जितने भी फॉर्मूलाज या जितने भी इमेज फॉर्मेशन पढ़ी हैं आज तक, हम ये मानते हैं कि हमारा मिरर छोटा है, तो हम लोग केवल पैरेक्सियल रेज को लेकर बनाते हैं। लेकिन एक्चुअली में अब तो आप कह रहे हो कि लेंस बड़ा रखो, मिरर बड़ा रखो, तो मार्जिनल रेज भी इमेज फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती हैं, और मार्जिनल रेज अगर इमेज फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनके फोकस भी बदल जाएंगे। तो आप कहोगे सर ये तो आप मिरर में दिखा रहे हो, और ये प्रॉब्लम मैं कह रहा हूँ कि मिरर में भी होती है, और ये प्रॉब्लम लेंसेज में भी होती है। ये प्रॉब्लम लेंसेज में भी होती है कि पैरेक्सियल रेज अलग फोकस में मिलती हैं और मार्जिनल रेज अलग फोकस में मिलती हैं। तो यहाँ पे इस तरह के एरर को बोलते हैं, ये एबरेशन को बोलते हैं। एरर वर्ड की जगह हम यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहे हैं एबरेशन, और इसे बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशन। तो आप कहोगे इसमें फिर क्या खास बात हुई? आप कह रहे हो कि ये प्रॉब्लम तो लेंसेज में भी है और ये प्रॉब्लम मिरर्स में भी है, तो रिफ्लेक्टिंग टाइप में भी ये प्रॉब्लम है और रिफ्रैक्टिंग टाइप में भी ये प्रॉब्लम है। लेकिन रिफ्लेक्टिंग टाइप में ये प्रॉब्लम दूर की जा सकती है एक तरीके से, अगर हम लोग यहाँ पे इंस्टेड ऑफ कनकेव मिरर, अगर हम कनकेव मिरर की जगह पैराबोलिक मिरर, ये कनकेव मिरर है, अगर हम कनकेव मिरर की जगह पैराबोलिक मिरर ले लें, कौन सा मिरर ले लें जो शेप में पैराबोला है, तो पैराबोलिक मिरर से ये प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। लेकिन रिफ्लेक्टिंग टाइप की जगह जो रिफ्रैक्टिंग टाइप है आपका लेंस वाला है, उसमें तो ये प्रॉब्लम फिर भी दूर नहीं की जा सकती है। तो स्फेरिकल एरर होगा, लेकिन उसको कम या हटाया जा सकता है। स्फेरिकल एरर या एबरेशन इन रिफ्लेक्टिंग टाइप, आवाज आ रही है सभी को? रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप कैन बी रिमूव्ड या कैन बी मिनिमाइज्ड, कम की जा सकती है, मिनिमाइज की जा सकती है बाय यूजिंग पैराबोलिक मिरर। पैराबोलिक मिरर का इस्तेमाल करके कम किया जा सकता है, और जबकि उसमें हमारे पास कोई वो नहीं है, इलाज नहीं है। पैराबोलिक मिरर का इस्तेमाल करके हम लोग इस प्रॉब्लम का निदान कर सकते हैं कुछ हद तक, ठीक है। और हम लेंसेज वाले में, रिफ्रैक्टिंग टाइप वाले में ये नहीं कर सकते। तो क्रोमैटिक एबरेशन मिलती ही नहीं है, स्फेरिकल एबरेशन मिलेगी भी तो हम उसको कम कर सकते हैं पैराबोलिक मिरर का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो ये दूसरा फायदा हो गया किसका? रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का ओवर द रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। अच्छा एक बात बताओ, एक लेंस जो होता है आप उसको पूरा बैक सपोर्ट दे सकते हो या फिर आप उसको केवल किनारे से सपोर्ट दे सकते हो? जो आप चश्मा पहनते हो तो चश्मे को आप पूरा सपोर्ट देते हो या केवल उसके रिम से सपोर्ट देते हो, उसको किनारे से सपोर्ट देते हो? सोच के बताओ। अच्छा आपके घर में प्लेन मिरर होगा, जैसे हम लोग अपना रोज घर से निकलने से पहले, स्कूल में आने से पहले कॉम करके आते हैं, जिससे आते हैं ना, तो हम अपना देख कर आते हैं अपने आप को। तो जो आपका प्लेन मिरर होता है, मिरर के पीछे गत्ता या कुछ प्लास्टिक या कुछ सपोर्ट लगा होता है, तो वो पूरा सपोर्ट लगा होता है, पूरा अच्छे से उसको सपोर्ट मिला होता है पीछे से मिरर को अपनी जगह पे बने रहने के लिए। क्या लेंस के पीछे हम पूरा गत्ता लगा सकते हैं, जैसे हम मिरर के पीछे लेंस पूरा गत्ता लगाते हैं या पूरा फिक्स करते हैं? कैन वी पुट गुड साइज कार्डबोर्ड एट द बैक साइड ऑफ अ लेंस? Yes or no? No. What will be the problem in that? रेज पास नहीं होंगे, हाँ, इमेज नहीं बनेगी। इट हैज टू बी अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, प्योर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो तो उतना अच्छा है, ठीक है। तो मिरर को हम, लेकिन मिरर को हम पूरा सपोर्ट दे सकते हैं। दिक्कत क्या हो रही है कि हमें ऑब्जेक्टिव लेंस का इस्तेमाल करना है, और वो भी बड़े साइज का। लेंस इतना बड़ा बनाना अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, फिर उसको हैंडल करना इतना ज्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम लोगों को उसको केवल किनारे से सपोर्ट करना। अच्छा कॉन्वेक्स लेंस किनारों पे मजबूत होता है या बीच में ज्यादा मोटा या मजबूत होता है? कॉन्वेक्स लेंस वो स्ट्रांग होता है, स्ट्रेंथ होती है, और किनारे पे सबसे ज्यादा कमजोर होता है। और दिक्कत यह है कि लेंस को हम केवल किनारे से ही सपोर्ट दे सकते हैं, तो जहां वो सबसे ज्यादा कमजोर है वहीं से उसको होल्ड करना है। तो इतना बड़ा लेंस बनाना, मैन्युफैक्चर करना और उसको फिर होल्ड करके रखना अपनी जगह पर, वो भी उस जगह से जहां से वो सबसे ज्यादा वीक होता है, कमजोर होता है, पतला होता है, वो अपने आप में हैंडल करने में हैंडलिंग प्रॉब्लम होती है वहां पे। तो लेंस, लार्ज लेंस टू फॉर्म एंड देन हैंडल एंड सपोर्ट इट फ्रॉम द रीजन वेयर इट इज मोस्ट वीक या मोस्ट थिन इज अ प्रॉब्लम, अपने आप में एक प्रॉब्लम है। लेकिन मिरर में ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, क्योंकि मिरर को आप पूरा बैक सपोर्ट दे सकते हो। बड़ा से बड़ा मिरर बना लो, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको पूरा सपोर्ट दे सकते हो, क्योंकि रेज को तो वापस आना है एक तरीके से। तो ये कुछ एक फायदे हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के ओवर द रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, कि वो एरर वाली इमेज नहीं बनाता। क्रोमेटिक स्फेरिकल एरर भी हम, उसके एब्रेशन जो है वो भी हम कम कर सकते हैं। और फिर उसके जो बड़े बड़े लेंस बनाने और उसको संभाल कर रखना, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम मिरर में, बड़ा मिरर अगर आप इस्तेमाल करते भी हो तो नहीं आएगी, क्योंकि आप पूरे मिरर को पूरा बैक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो।